नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात दिल्ली सेवा बिल की। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। अब संसद में इस बिल पर क्या बन रहा है सियासी समीकरण, हम आपको ये बताएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आए। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं और विपक्ष मुलाकात वाली तस्वीर से क्यों विचलित है, हम आपको ये बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार क्यों राहत महसूस कर रही है। वहीं मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणी के बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। उधर पीओके पर चीन पाक साजिश रचने में जुटा है। सी पैक के जरिए दोनों पड़ोसी भारत के खिलाफ कैसे रच रहे हैं साजिश, ये भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं देश की बात का सफर। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया। वहीं बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि ये विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है। उधर बीजेडी ने दिल्ली सेवा बिल और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली सेवा बिल का दोनों सदनों से पास होना लगभग तय हो गया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस विधेयक के बाद दिल्ली सरकार को सर्विसेज से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन मणिपुर को लेकर हो रहे हंगामे के बीच दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली सेवा बिल के लोकसभा में पेश किए जाने का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है दिल्ली राज्य के लिए कोई कानून लाने की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले के पैरा 6, 95 और 164F में स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। इसीलिए बिल को लेकर जो आपत्तियां जताई वो राजनीतिक हैं। कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। वहीं बीजेडी ने आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। बीजेडी ने दिल्ली सेवा बिल और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। The Biju Janata Dal has decided to support the passing of the Delhi bill, and we will be opposing the no confidence motion brought by the opposition. In this regard, a 3-line whip has been issued by the party, both to the Lok Sabha and the Rajya Sabha MPs, to be present in the House and do the needful. बीजेडी के कारण दोनों सदनों में मोदी सरकार के अंक गणित में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। बीजेडी के लोकसभा में 12 सांसद हैं, वहीं बीजेडी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं।
बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में पारित होना पक्का हो गया है। उधर दिल्ली सेवा बिल के पेश होने से ठीक पहले इसमें अहम बदलाव हुआ है। विधेयक में अध्यादेश की धारा 3A को हटा दिया गया है। ये धारा राज्य विधानसभा को सेवाओं पर कोई भी कानून बनाने से रोकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि बदलाव का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का वो सवाल है जिसमें उसने पूछा था कि क्या सेवाओं के मामले में राज्य की भूमिका को एकदम खारिज किया जा सकता है। संसद के दोनों से पास होने के बाद ये बिल 19 मई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसके जरिए सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए वर्ग के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। दिल्ली सेवा बिल से दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस विधेयक के बाद दिल्ली सरकार को सर्विसेज से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली सरकार के पास उनके ही क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह हट जाएगा और ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। दिल्ली सेवा कानून के तहत दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी लोक एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो दिल्ली में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े फैसले लेंगे। एनसीसी ऐसे में 3 लोग होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। प्राधिकरण में बहुमत से फैसला लिया जाएगा और वो फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। उपराज्यपाल को अगर उस फैसले से आपत्ति होती है तो वो उसे वापस भेज सकते हैं। अगर प्राधिकरण और उपराज्यपाल के बीच किसी फैसले को लेकर विवाद की स्थिति बनती है तो उपराज्यपाल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाएगा। यही वजह है कि ये बिल जब अध्यादेश के रूप में लाया गया था तभी से आप इसको लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक डटी हुई है। विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए भी आपने इसी बिल के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक होने की शर्त रखी थी। अब जबकि बिल के खिलाफ पूरा विपक्षी गठबंधन खड़ा है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष अपनी पहली परीक्षा में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका था तिलक पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिए जाने का। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मिशन 2024 की विपक्षी एकता की कोशिशों को जोर का झटका धीरे से माना जा रहा है। राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि शरद पवार ने यूं ही पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे भी मराठा छत्रप की सियासी चाल मानी जा रही है। दरअसल शरद पवार ने अपने इस कदम से एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। एक मंच पर नजर आए राजनीति जगत के 2 दिग्गज, पीएम मोदी और शरद पवार के मंच साझा करने पर सियासी पारा हाई। मराठा छत्रप शरद पवार ने एक तीर से साधे कई निशाने। विपक्षी गठबंधन INDIA की चढ़ने लगी त्योरियां। महाराष्ट्र की इस तस्वीर ने आज पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया। पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में मचे घमासान के बीच दोनों पक्ष के 2 दिग्गजों का याराना काफी कुछ सवाल छोड़ गया। मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की खासियत ये रही कि विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में टूट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी मंच साझा किया। राजनीति के 2 दिग्गजों की तस्वीरें एक साथ सामने आने के बाद सियासत के बाजार में अफवाहों का दौर तेज हो चुका है। सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि शरद पवार के मन में आखिर क्या है। सहयोगियों की अपील को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी गठबंधन INDIA को रास नहीं आ रहा।
शिवसेना उद्धव गुट के साथ कांग्रेस भी शरद पवार के इस कदम से नाखुश बताई जा रही है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दोन प्रकारचे नेत्याच्या संघटनेमध्ये होती, ज्याला नवाब म्हणून ओळखलं जायचं आणि जहाल म्हणून ओळखलं जायचं, आणि या जहालांचं प्रतिनिधित्व हे लोकमान्यांनी केलेलं होतं. लोकमान्यांनी स्वराज्यवादा जन्मसिद्ध अधिकार है. राजनीति के दो दिग्गज एक साथ, पीएम मोदी और शरद पवार ने हाथ मिलाए, दोनों ने मिलकर जमकर ठहाके लगाए. तस्वीरें विपक्षी गठबंधन INDIA को विचलित कर सकती हैं. राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, और महाराष्ट्र की राजनीति के इस भीष्म पितामह को समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं. प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की ये तस्वीरें विपक्षी गठबंधन INDIA को विचलित करने लगी हैं. इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है. पीएम मोदी भी जानते हैं कि इन तस्वीरों का मतलब क्या है. एक तरफ विपक्षी एकता की कस्में हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का दरख्त माने जाने वाले शरद पवार का ये सियासी अंदाज, जो इस बात को साबित करता है कि राजनीति की बिसात पर कौन से मोहरे कब और कहां फिट करने हैं, ये शायद शरद पवार से बेहतर कोई नहीं जानता. साथियों, आज आजादी के 75 वर्ष बाद देश अपने अमृतकाल को कर्तव्य काल के रूप में देख रहा है. हम देशवासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं. इसलिए आज विश्व भी भारत में भविष्य देख रहा है. हमारे प्रयास आज पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन बन रहे हैं. मैं मानता हूं कि लोकमान्य आज जहां भी उनकी आत्मा होगी वो हमें देख रहे हैं. कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार का मंच साझा करना कांग्रेस को पहले ही रास नहीं आ रहा था. वहीं शिवसेना उद्धव गुट के भी शरद पवार के मंच साझा करने पर तेवर तल्ख हैं. अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना उद्धव गुट ने इस मुलाकात पर सवाल खड़े किए. सामना के मुखपत्र में पीएम मोदी और बीजेपी तो रडार पर थे ही, अप्रत्यक्ष तरीके से शरद पवार पर भी निशाना साधा गया. राजनीति के अखाड़े में कब कौन सा दाव मारना है, सियासत के सूरमा ये अच्छी तरह से जानते हैं. विपक्षी गठबंधन INDIA की हवा कैसे निकालनी है, प्रधानमंत्री मोदी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं. और कहा भी जाता है कि सियासत में हमेशा 1 और 1 2 नहीं होते, कभी कभी 11 भी हो जाते हैं. वहीं शरद पवार ने भी एक तीर से कई निशाने साधते हुए संदेश दिया है कि वो किसी दबाव में आकर राजनीति नहीं करते. विपक्षी एकता का भी जहां एक संदेश दे दिया, तो वहीं भतीजे अजीत पवार तक भी संदेश जरूर पहुंचा है कि जिस स्कूल के वो छात्र रहे हैं, सीनियर पवार उसके हेडमास्टर हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, AP न्यूज. और उधर जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है. जातीय सर्वेक्षण मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की अनुमति दे दी है. इस मामले में दायर विरोधियों की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने जातीय सर्वेक्षण के विरुद्ध दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया. लगभग 4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार लालू यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले जातीय सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने इस संबंध में 3 जुलाई 2023 से 5 दिनों की लंबी सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था. पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसी के साथ बिहार में जाति आधारित सर्वे को हरी झंडी मिल गई है. केवल एक लाइन जज साहब का था कि ये रीट याचिका खारिज की जाती है.
इसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, जो आपने रीजन दिया था 500 करोड़, अब तो जजमेंट देखने की ही बात बताया जाएगी ना। जजमेंट तो देखे नहीं हम लोग। अच्छा पिटीशन था, सारे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। मामले पर 17 अप्रैल को पहली बार सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने 4 मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। जाति आधारित गणना से जनता के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना करा रही है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सरकार ने इस गणना का उद्देश्य नहीं बताया है जिसमें इन संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित डेटा की सुरक्षा पर भी प्रश्न। राज्य सरकार ने आकस्मिक निधि से 500 करोड़ इस सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किया है जो जनता के धन का दुरुपयोग है। संविधान राज्य सरकार को इस तरह का सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं देता है। वहीं राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ये राज्य का नीतिगत निर्णय है और इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार ऐसी कोई जानकारी नहीं मांग रही है जिससे निजता के अधिकार का हनन होगा। राज्य सरकार का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्गों तक पहुंचा सके। सरकार ने कहा था कि जातीय गणना का पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का 80% कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में इसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है। जातीय गणना पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका के पटना हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि ये सर्वे है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध में आंकड़ा एकत्रित करना है जिसका उपयोग उनके कल्याण और हितों के लिए किया जाना है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। अब इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे सर्वे को अब जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि साफ है कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण से बाहर हैं। मई से जुलाई तक कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार 7 अगस्त के लिए तय की और मणिपुर के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सवालों के जवाब देने के लिए कहा। सीजेआई ने पूछा कि क्या पुलिस वालों पर कोई केस दर्ज हुआ। सीबीआई को मामला सौंपने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी। अगर 6000 में से 50 एफआईआर सीबीआई को सौंप भी दी जाए तो बाकी 5950 का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मणिपुर पुलिस की जांच को सुस्त बताया और बेहद तल्ख होकर कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। सीजीआई ने कहा कि 4 मई को ही एक महिला को कार से खींच निकाल लिया और उसके पति और बेटे की वहीं हत्या कर दी गई। इसकी एफआईआर 7 जुलाई को दर्ज हुई। सीजीआई ने कहा कि जब कानून व्यवस्था आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो कैसी व्यवस्था है। आपकी रिपोर्ट और मशीनरी काफी आलसी और सुस्त है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि हमने वायरल वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपी है। हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि इस जांच को मॉनिटर करें। सीजीआई ने पूछा 6523 एफआईआर में कितनी गिरफ्तारी हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 7 एफआईआर दर्ज हुई है। जब सीजीआई ने 6523 एफआईआर में से सिर्फ 7 गिरफ्तार हुए तो सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ गिरफ्तारी
11 FIR से संबंधित है, जबकि बाकी FIR में 252 गिरफ्तार हैं। 12,000 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। CGI ने कहा कि बयान दर्ज करने में इतनी देरी हो रही है और पिछले 2 महीने से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। CGI ने पूछा कि क्या 6,500 FIR की जांच CBI कर सकती है। इन FIR में महिलाओं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और घर जलाने की अलग अलग घटनाएं हुई हैं। उनकी क्या स्थिति है? CGI ने कहा, मान लीजिए 50 मामले CBI को सौंप दिए गए तो बाकी FIR का क्या होगा? CGI ने पूछा, क्या आपने किसी पुलिस को गिरफ्तार किया है? उन्होंने कहा, कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। क्या उन पुलिस वालों से कोई पूछताछ हुई? क्या पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मणिपुर पुलिस महानिदेशक को कोर्ट में तलब किया है। मणिपुर के DGP को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, FIR के वर्गीकृत करने, FIR दर्ज करने, बयान दर्ज करने, गिरफ्तारी आदि की जानकारी कोर्ट के सामने पेश किया जाए। CGI ने कहा कि एक नोट तैयार करके अगली तारीख पर कोर्ट को बताएं, जिसमें घटना की तारीख, 0 FIR दर्ज करने की तारीख, नियमित FIR दर्ज करने की तारीख, वो तारीख जिस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए, किस दिन CRPC की धारा 164 के तहत कोर्ट के सामने बयान दर्ज किए गए और गिरफ्तारी की तारीख क्या है के बारे में जानकारी दी जाएगी। CGI ने कहा कि हम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। हम इस कमेटी का दायरा तय करेंगे जो वहां जाकर राहत और पुनर्वास का जायजा ले और अपनी रिपोर्ट दे। कॉलिन गोन्साल्वेज ने कहा कि 118 आदिवासी शव मुर्दा घर में पड़े हुए हैं और उनके परिवारों के लिए मॉर्चरी तक की कोई पहुंच नहीं है। CGI ने SG मेहता से कहा कि आप ये देखें कि शवों की पहचान हो जाए और हमें मुआवजा आदि के बारे में जानकारी दें। वहीं पूर्व SG रंजीत कुमार ने कहा कि SP कार्यालय से मिली जानकारी से पता चलता है कि म्यांमार से जबरदस्त घुसपैठ हुई है। CGI ने कहा, हम इस तथ्य के बारे में स्पष्ट हैं कि 6,500 FIR की जांच CBI को सौंपना असंभव है। राज्य पुलिस को इसका जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। ऐसे में हम क्या करें, उस पर विचार करना होगा। गोन्साल्वेज ने ये भी सवाल उठाया कि मुआवजे की योजना तो है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि अदालत को ये भी बताइए कि प्रभावित इलाकों में कितने स्कूल, छात्र और चिकित्सालय हैं, उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि सरकार अलग अलग सूची के जरिए बताए कि कितनी FIR रेप और हत्या, लूट, डकैती, आगजनी, जान माल के नुकसान से संबंधित है। अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। सोमवार को 2 बजे DGP सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।